गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ स्वाति शर्मा। मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एज टीचिंग असिस्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 CC 10 इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया सिंस 1200 टू 1757, अर्थात 1200 से 1757 के बीच भारत का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन से हमारा तात्पर्य उस काल की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि उस काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यानी राज्य के आय के साधन कैसे थे, व्यापार, उद्योग धंधों और कृषि की स्थिति कैसी थी। भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। मध्यकाल में भी यह स्थिति थी, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के साथ एक परिवर्तन हुआ। लोगों का ग्रामीण समाज से नगरीकरण की ओर उन्मुखन। इसका मुख्य कारण था कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, शासक वर्ग और शासित वर्ग। शासक वर्ग मुख्यतः शहरों में निवास करते थे और इसलिए उन्हीं के आसपास उद्योग धंधे और कारखानों की स्थापना हुई और लोगों का ग्रामीण समाज से नगरीकरण की ओर विस्थापन हुआ। किसी भी समाज की या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उसके राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति उसकी आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र में किए गए कार्यों को निर्धारित और परिवर्तित करती है। इसलिए आर्थिक व्यवस्था को समझने से पहले आज हम मध्यकाल की संपूर्ण राजनीतिक स्थिति पर गौर करेंगे। मध्यकाल को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से उसे दो भागों में बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल। 1206 से लेकर के 1526 के काल को सल्तनत काल और 1526 से 1757 के काल को मुगल काल की संज्ञा दी गई है। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ी। मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुख्यतः 5 राजवंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। गुलाम वंश में हालांकि 11 शासकों ने शासन किया, परंतु जो मुख्य रूप से उल्लेखनीय है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद और गयासुद्दीन बलबन। इसमें से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने साम्राज्य की स्थापना और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए और आर्थिक क्षेत्र में उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य इक्ता व्यवस्था को माना जाता है। इक्ता व्यवस्था जमीन से जुड़ी एक व्यवस्था थी जिसमें कि भूमि या क्षेत्र किसी एक जमींदार या मालिक को दिया जाता था, जिसके अधीन सैनिक भी होते थे। वह उस क्षेत्र में कृषि वगैरह का कार्य करवाकर आय के साधन निकालकर और सैनिकों की आय निकाल कर के बाकी का बचा आय राजस्व को जमा कराता था। इस इक्ता व्यवस्था की संपूर्ण चर्चा हम आगे करेंगे। और तुर्कानी चहलगानी की स्थापना भी इल्तुतमिश ने की और इसी का एक सदस्य था गयासुद्दीन बलबन, जो आगे जाकर गुलाम वंश का शासक बना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में रहा। हालांकि यह काल बहुत बड़ा नहीं है, परंतु इसमें मुख्य शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जो मुख्यतः अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए जाना जाता है। परंतु उसने आर्थिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसका सबसे मुख्य और उल्लेखनीय कार्य बाजार नियंत्रण नीति थी। हालांकि इसके पीछे भी उसकी साम्राज्यवादी नीति ही थी। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य उत्तर से लेकर लगभग संपूर्ण दक्षिण तक फैला हुआ था और इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने और उसे चलाने के लिए उसे अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी और अधिक सैनिक रखने का तात्पर्य था उनके लिए उतनी वेतन की व्यवस्था करना, जो कि राजस्व या राजकीय आय से ही आते थे। इसीलिए इसे नियंत्रित करने के लिए, ताकि वह कम खर्च में अधिक से अधिक सैनिक रख सके, उसने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। इसमें उसने बाजार को पूरी तरह से नियंत्रित किया और आवश्यक और जरूरी वस्तुओं का दाम निर्धारित कर दिया। बाजार में उसकी तय कीमतों के आधार पर ही कोई भी सामान बिक सकता था, जिससे वह कम वेतन में भी अधिक से अधिक सैनिकों को रख सकता था।
इसके पीछे उसकी साम्राज्यवादी नीति ही थी, परंतु यह काफी महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिसमें 9 शासकों ने शासन किया, परंतु इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोहम्मद तुगलक ने कई नीतियां अपनाई, जिसमें से राजधानी परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण नीति है, परंतु एक नई नीति की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की, जो संभवतः उस काल में प्रथम प्रयास था, सांकेतिक मुद्रा चलाने का कार्य। हालांकि यह नीति सफल नहीं हो सकी, परंतु यह एक इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल कार्य जरूर था। उसके बाद शैयद वंश, जिसमें 4 शासक हुए, और फिर लोदी वंश, सल्तनत काल का आखिरी वंश लोदी वंश था, जिसमें बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने शासन किया। बहलूल लोदी एक अफगान था, इसलिए इसे प्रथम अफगान शासक भी कहा जाता है। 1526 में पानीपत की लड़ाई के साथ बाबर का आगमन होता है और मुगल काल की नींव पड़ती है। मुगल काल में प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। बाबर का काल ज्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ 4 सालों का रहा। उसके बाद हुमायूं के शासनकाल के बीच शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की, जो कि एक अफगान था, जिसे द्वितीय अफगान शासनकाल कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि का बंटवारा उर्वरा शक्ति के आधार पर करवाया। इसी नीति को अकबर ने आगे चलाया और उसने व्यापार की उन्नति के लिए व्यापार के मार्गों का भी निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख है सिंध से लेकर सोनार गांव तक में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत। इसे प्राचीन काल में मौर्य काल में स्थापित किया गया था, जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं। इसी का शेरशाह सूरी ने पुनरुत्थान करवाया। उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है, जो मुगल काल का या कह सकते हैं मध्य काल का सबसे व्याख्यात शासक था। अकबर ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। आर्थिक क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण कार्यों में मनसबदारी प्रथा, भूमि की पैमाइश की नई व्यवस्था, भूमि का बंटवारा पोलज, चाचड़, बंजर भूमि में, और इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य 1580 के लगभग आईने दहशाला था, जिसमें भूमि का बंटवारा, उसकी पैमाइश और राजस्व और आयकर से संबंधित व्यवस्था की गई थी, जिसे कि तोडरमल के नेतृत्व में किया गया था। यह सारी व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कदम थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में उसने अकबर की नीतियों को ही आगे बढ़ाया, परंतु जहांगीर के शासन में पहली बार टॉमस रो, जो कि ब्रिटेन का राजदूत था, वह आया और उसी के काल में भारत में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना सूरत में स्थापित हुआ। इसके बाद शाहजहां का काल था, जो कि आर्थिक उस काल में हुए वास्तुकला और स्थापत्य की स्थापना और भवनों का निर्माण में यह दर्शाता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा उन्नत थी, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में इतनी उपलब्धियों के लिए, इतनी सारी स्थापना के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अकबर के काल से लेकर शाहजहां के काल तक काफी भवनों का निर्माण हुआ, जैसे आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल। ये सारे आर्थिक स्थिरता, आर्थिक उन्नति के ही द्योतक हैं। इसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य अब तक के साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि यह उत्तर से लगभग संपूर्ण दक्षिण तक फैला हुआ था और उसी के काल में सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए और मुगल साम्राज्य का पतन भी आरंभ हो चुका था। इसके पीछे उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी सांप्रदायिक नीति सभी उल्लेखनीय है। 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल काल का पतन आरंभ हो गया था। उसके बाद जो शासक हुए
उसके बाद जो शासक हुए, हालांकि मुगल काल 1857 तक कायम रहा, जो कि नाम मात्र का था। 1719 में फर्रुख शियर ने दस्तक पे दस्तखत कर साम्राज्य की बागडोर लगभग अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी थी। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल काल को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। और 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ ही मुगल काल लगभग समाप्त हो गया और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। तो इस तरह से मध्यकाल की राजनीतिक स्थिति की आज हमने चर्चा की है। और इसके आगे इसकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए हम वंश के एक शासक के काल में क्या क्या कार्य किए गए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।